नमस्कार दोस्तों, आप तमाम वीडियो देखने वाले को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं स्टडी फर्स्ट 92 चैनल से बबलू कुमार आप लोगों के बीच सेट प्रैक्टिस लेकर के आया हूं, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन तक मैं डिस्कशन सहित क्वेश्चन बता चुका हूं। उसे देखना नहीं भूलिएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। अब इसमें कहने की बात है कि नहीं है, इसमें से ठंडा जो जलधारा जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, यह आंसर होगा, देखिएगा कि ये आंसर हो जाएगा अग्लुहास की धारा। इससे आग से भी आप पहचान सकते हैं कि अग्लुहास की धारा है ना, यह गर्म होगा ही। अब इसमें है कैनारी की धारा, ओयोसीवो की धारा और हम्बोल्ट की धारा। ये जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है। आपको हम बताते चलें कि एक ट्रिक है कि फाँक लेवे, याद रखिएगा। एक ट्रिक क्या है? फाँक लेवे, याद रखिएगा। फाँक लेवे ये ट्रिक है। फा से हो जाएगा फ्रैंकलैंड की धारा, उसके बाद हो जाएगा क से कैनारी की धारा, उसके बाद ले से लेब्राडोर की धारा और बे से वेनेजुएला की धारा। वेनेजुएला। अब ये जो धारा आपको हम बताए ट्रिक, ये जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है। ठंडी महासागरीय जलधारा ये है। तो आपको हम बता दें कि ये ठंडी महासागरीय जलधारा ये है अटलांटिक महासागर का। फाँक लेवे अटलांटिक महासागर का ये ठंडी जलधारा है। जो बचेगा वह गर्म जलधारा होगा। अब हम आते हैं ये प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा के बारे में बता देंगे, तो गर्म जलधारा आप पहचान जाइएगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं। अब आते हैं ये ओके पेरू है ना। ओके पेरू यह जो है प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा है। यह ओके पेरू इसका ट्रिक है, जो वह प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा है। अब आते हैं कि प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा ओ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ओ से हो जाएगा ओखोटस्क की धारा, और यहाँ पर ओखोटस्क याद रखिएगा, ओखोटस्क। या एक और इसमें याद रखिएगा कि आयोसीओ की धारा, ये जो सी नंबर है वो आयोसीओ की धारा। अब क्यूराल की धारा, इसी को क्यूराल की धारा कहते हैं, याद रखिएगा। क्यूराल, क्यू आकार का क्यूराल है ना, क्यूराल की धारा कहते हैं, या आयोसीओ की धारा, दोनों एक है। क्यूराल की धारा या आयोसीओ की धारा। ओखोटस्क, आयोसीओ या क्यूराल। ओखोटस्क अलग हो गया, आयोसीओ या क्यूराल की धारा एक ही है। अब आते हैं क से हो जाएगा यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा। यहाँ पर कब से क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया की धारा, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका में यह कैलिफोर्निया पड़ता है। उसके बाद पे से हो जाएगा यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट। जैसे यहाँ पर आयोसीओ या क्यूराइल बोले हैं, वैसे यहाँ पर पेरू एवं हम्बोल्ट, यही है पेरू एवं हम्बोल्ट, याद रखिएगा। पेरू एवं हम्बोल्ट की धारा। उसके बाद रू से याद रखिएगा पेरू, ये तो पे से नहीं है, पेरू पूरा तो ही है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये तीन है। अब याद रखिएगा कि ओखोटस्क की धारा, आयोसीओ एवं क्यूराल की धारा, या पेरू एवं हम्बोल्ट की धारा। आयोसीओ एवं क्यूराल की धारा, पेरू एवं हम्बोल्ट की धारा। यह हो गया ट्रिक। अब आगे अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता था। इसमें हो जाएगा कि ए नंबर में है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है। सरदार ना मर्द होते हैं, सरदार ना मर्द होते हैं, सरदार लोग मर्द होते हैं, इसीलिए याद रखिएगा ट्रिक है ये, तो ये सही है, ये तो सही है। तिलैया डैम कोनार नदी पर है, नहीं, तिलैया डैम कोनार नदी पर नहीं है, यही हो सकता है आंसर इसका। अब आते हैं गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, हाँ, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये सब जो है
चंबल नदी पर ही है, गांधी सागर बांध, है ना। अब आते हैं नागार्जुन बांध। अब आते हैं हम कि नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध जो है यह कृष्णा नदी पर, सही है। नागार्जुन और कृष्ण साथ में रहते थे, इसलिए कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध है। अब आपको हम बता दें कि कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध, गांधी सागर चंबल नदी पर, और सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, तिलैया बांध जो है वह कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया बांध जो हो जाएगा यह बराकर नदी पर स्थित है, जो झारखंड में है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, जो झारखंड में है। अब आते हैं झारखंड, बराकर नदी, तिलैया बराकर नदी, है ना। तिलैया बांध कौन सा नदी पर है, बराकर नदी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि मिश्रित खेती, याद रखिएगा आप कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ए नंबर में यहाँ देखिएगा कि नगदी फसल और खाद्य फसलों दोनों की खेती होती है। इसमें नगदी फसल और खाद्य फसलों, खाने वाला फसल और बेचने वाला फसल दोनों की होती है। अब बी नंबर में है कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल की खेती होती है मिश्रित खेती में। अब देखिएगा सी मिश्रित खेती में ही कह रहा है, लेकिन सी नंबर में देखिए पशुपालन एवं फसलों की एक साथ खेती होती है, और डी नंबर में गेहूं के साथ सरसों की खेती होती है। अब देखिएगा कि इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, ये पशुपालन के साथ, ये जो है सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पशुपालन के साथ, ये पशुपालन है ना, पशुपालन के साथ फसल की एक साथ खेती, पशुपालन के साथ साथ फसल की एक साथ खेती को ही मिश्रित खेती कहते हैं, कि मिला जुला खेती मिश्रित खेती कहते हैं। अब आते हैं कि आप अब मिश्रित खेती तो जानते ही होंगे, एक कर्तन दहन खेती भी आप जानते होंगे, जिसमें होता क्या है कि पेड़ वगैरह जहाँ पर होता है ज़्यादातर, वहाँ पेड़ काट करके वहाँ पर खेती कर ली जाती है। जब वह खेत समाप्त हो जाता है, जब बंजर हो जाता है, तो वह छोड़ करके फिर आगे उसको मतलब कि काट करके फिर से अगला ज़मीन पर वह खेती करते हैं, तो इसी को कर्तन दहन खेती कहते हैं। इसी का नाम हर एक राज्य में भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें हर एक राज्य में जो है ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब आते हैं कि इसमें जो कहता क्या है कि मध्य प्रदेश में इसमें जो है मध्य प्रदेश में ये आप जानते होंगे कि ये झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती के नाम से इसको हम असम, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड, जिसको हम पूर्वोत्तर प्रदेश जो है इधर झूम खेती कहते हैं, इसको हम झूम खेती के नाम से, ये झूम खेती तो आप जानते होंगे, लेकिन इसी को हम अगर हम पूरा सामान्य रूप से देखें जनरली, तो इसको हम कर्तन दहन खेती या प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब आते हैं झूम खेती यहाँ पर होता है, और छत्तीसगढ़ में इसी को रीप कहते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, रीप, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इसी को रीप के नाम से जानते हैं, है ना, इसी को रीप, याद रखिएगा, ये भारत है मेरा, रीप के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से पेडू आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में पामाडाबी, उड़ीसा में कौन सा, पामाडाबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट याद जानिएगा कि पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं, इसी खेती को कुमारी के नाम से जानते हैं। उसके बाद झारखंड में कुरुबा के नाम से, और हिमाचल प्रदेश में खील के नाम से जानते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन कराना भी ठीक नहीं है। अब चलते हैं कि ये इतना आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बता दें कि 25 नंबर भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है। भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वह कहाँ अवस्थित है, तो यह भीतरकनिका जो है, भीतरकनिका, सतकोशिया, है ना, ये सब जो है कहाँ पर है, भीतरकनिका, सतकोशिया और सिमलीपाल,
भीतर कोशिका, शतकोशिया और सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, वह सब है ये उड़ीसा में। याद रखिएगा कहाँ पर है, उड़ीसा में, है ना। ये पर वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, वायनाड याद रखिएगा, जहाँ से राहुल गांधी जो है वहाँ से चुनाव लड़े थे, वायनाड से ही। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये जो है मुडईकुलम, याद रखिएगा तमिलनाडु में मुडईकुलम। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, कौन सा है, गिर राष्ट्रीय, जैसे शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये गुजरात में, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन पर हम आगे चलते हैं। ये है 26 नंबर क्वेश्चन कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। डोडा बेटा चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में बता दें कि ये जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसमें से जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ आकर के मिलती है, ऐसे तो ये नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट में ही है, जहाँ आकर के मिलती है वह नीलगिरी पर्वत कहलाता है। और उसका जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी वह है ये डोडा बेटा, याद रखिएगा डोडा बेटा। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमोडी, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमोडी, याद रखिएगा आप, अन्नाईमोडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो अन्नामलाई पर्वत पर, कौन से पर्वत पर है, अन्नामलाई पर्वत, याद रखिएगा अन्नाईमोडी, है ना। अब आते हैं कि इलायची पहाड़ी जिसको हम कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं, वह सबसे दक्षिण में है। कार्डेमम की पहाड़ी और इलायची पहाड़ी जो है वह सबसे दक्षिण में है। अब आते हैं कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में, एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी के क्वेश्चन में कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा इलायची की पहाड़ी। ये कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, इलायची की पहाड़ी, ये वाला इलायची की पहाड़ी जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अब आते हैं कि नल्ला मल्ला की पहाड़ी, ये जो है नल्ला मल्ला की पहाड़ी अन्नामुडाई पर्वत से वह तमिलनाडु में पड़ता है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी वह ये पालनी की पहाड़ी है, उसके बगल में नल्ला मल्ला की पहाड़ी है, ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपको हम करा दें। 27 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा, है ना। अब इसका एक ट्रिक हम बता दें कि बॉक्सिंग से ऐसा मारेंगे उड़िया देंगे, है ना, याद रखिएगा बॉक्सिंग से ऐसा मारेंगे कि उड़िया देंगे, तो उड़ीसा हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ जो है टीन के लिए सबसे, अगर भारत में कहीं टीन होता है तो छत्तीसगढ़ में ही होता है। और यह जो है झारखंड जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम। और यहाँ पर जो होता है माइका, है ना, अब्रक, माइका जो अब्रक है यहाँ पर उत्पादन होता है ना, यहाँ पर उत्पादन जिसको खनन कहते हैं, ज़्यादातर खनन होता है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से अगर देखें तो आंध्र प्रदेश है। भंडारण की दृष्टि से, माइका का भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश है ना, भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश और उत्पादन की दृष्टि से, है ना, तो ये झारखंड हो जाएगा। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी यहाँ पर महाराष्ट्र में होता है ना, महाराष्ट्र में काली मिट्टी वगैरह यहाँ पर होता है। उसके बगल में है कर्नाटक में लोहा के लिए, तो कर्नाटक जो है, ऐसे लोहा जो है उड़ीसा में भी है सबसे ज़्यादा, बॉक्साइट जहाँ पर है वहाँ पर तो लोहा होगा ही। अब आते हैं कि ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। यहाँ देखिएगा मध्य प्रदेश थोड़ा लेकर के, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लेकर के। कर्नाटक में सोना, कर्नाटक जो है इसके नीचे है कर्नाटक, उसमें सोना पाया जाता है। कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना कर्नाटक में सोना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सोना, है ना। अब आते हैं कि ये कोलार की खान, सोने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कोलार की खान, याद रखिएगा।
अब आगे चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन कराना भी ठीक नहीं है। अब आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, 28 नंबर क्वेश्चन पर कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आते हैं कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, याद रखिएगा धूपगढ़ी। ये धूपगढ़ी जो है सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ी। अब देखिएगा कि धूपगढ़ी जो है ये सतपुरा पहाड़ी, ये देखिएगा कि आप भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें सतपुरा पहाड़ी जो है यहाँ पर है, सतपुरा पहाड़ी। इसके नीचे ये हमारा ताप्ती नदी, उसके ऊपर नर्मदा नदी और उसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुरा की पहाड़ी है और ये जो है बीच में नदी है। तो देखिएगा यहाँ पर सतपुरा की पहाड़ी है, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी जो निकलती है यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसी में एक नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, और एक सोन नदी इधर, ये जो है हीराकुंड बांध जिस पर है महानदी यहाँ निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर सोन नदी जाकर के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, ये जो है अरब सागर में गिरता है। अब आते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है उस पर हम आते हैं कि ये जो है धूपगढ़ी सतपुरा की रेंज का सबसे ऊंचा चोटी है। अब ये है अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिएगा कि गुरु शिखर जो है ये जो है हमारा आरावली पर्वत दिल्ली से लेकर के यहाँ पर देखिएगा दिल्ली से लेकर पूरा राजस्थान में फैला हुआ है आरावली पर्वत। और आपको बता दें कि रायसीना हिल्स पर ही दिल्ली है बसा हुआ। अब यहाँ पर है महेंद्रगिरी देखिएगा कि यह जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। धूपगढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी, धूपगढ़ी नहीं, धूपगढ़ी तो सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची रेंज है, ऊंची चोटी है। अब आते हैं पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं कि अगला क्वेश्चन है बाब एल मंडेब जल संधि कहाँ पर है। बाब एल मंडेब जल संधि कहाँ पर है। तो बाब एल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है, तो बाब एल मंडेब जल संधि, इसमें आपको हम बता दें कि ए नंबर में लिखा लाल सागर और अरब सागर, जावा सागर और हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। देखिएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल सागर और अरब सागर, याद रखिएगा, है ना। अरब सागर यहाँ पर कभी कभी आपको दे देगा लाल सागर और अदन की खाड़ी, याद रखिएगा, अदन की खाड़ी, है ना, अदन की खाड़ी याद रखिएगा, अदन की खाड़ी, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो ये ए नंबर हो जाएगा आंसर हमारा, ए नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, ए नंबर। अब देखते हैं कि इसमें बी नंबर है कि जावा सागर और हिंद महासागर सुंडा जल संधि, याद रखिएगा, सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, सुंडा जल संधि, याद रखिएगा, सुंडा जल संधि जोड़ती है। अब दक्षिणी चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी, है ना, ये जो है सुमंत्रा द्वीप और जावा द्वीप दोनों को जोड़ती है और अलग करती है। ये जो है इसमें आपको पढ़ना होगा कि अलग करती है और जोड़ती है। तो अलग जो करेगा वह जल करेगा, दो स्थल को, जल जो है स्थल को, और जल से जल जुड़ेगा और स्थल से स्थल अलग होगा, इसलिए कि बीच में जो है पानी का बहाव है। अब आते हैं तो वो लाल सागर और अरब सागर का जो जोड़ने वाला जो भाग है वह एशिया और अफ्रीका को लाल सागर और अरब सागर जोड़ता है। अब आते हैं कि जावा सागर जो है, जावा सागर और हिंद महासागर जो है जो अलग करता है, ये जो है इसका अलग करता है, लाल सागर और अरब सागर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अब आते हैं जावा सागर एवं हिंद महासागर, देखिएगा जावा सागर एवं हिंद महासागर जो है
यह सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अलग करता है। जोड़ने का बात हो तो पानी पानी को जोड़ेगा, जैसे जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ता है। अब आते हैं सी नंबर में है कि दक्षिणी चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सा जोड़ता है? तो दक्षिणी चीन सागर में हम और बंगाल की खाड़ी को म्यांमार इसका हो जाएगा मलक्का जल संधि। याद रखिएगा, मलक्का जल संधि। और जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब आते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो है उसको जोड़ता है सुएज नहर। याद रखिएगा, सुएज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर। याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को। अब आते हैं कि यहाँ पर इसको अलग करने की बात है तो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। अब यहाँ देखिएगा कि ये अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी किसकी है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, साबरमती। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा इसका आंसर, कोयना नदी है ना। अब आते हैं कावेरी, नर्मदा नदी जो है ये हमारा नर्मदा नदी, आप जानते हैं नर्मदा नदी पर भी है नर्मदा नदी पर ही जो है सरदार सरोवर बांध है। जो नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से? अमरकंटक। याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलते हैं, जिसमें इधर सोन नदी उत्तर की तरफ चली जाती है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी में यह है महानदी और ये जो है अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। साबरमती जो है वह हमारा अरावली रेंज से आकर के और गुजरात होते हुए, अरावली रेंज से आकर के गुजरात होते हुए ये जाती है, गुजरात होते हुए ये हमारा अरब सागर में गिरती है। अब आते हैं कावेरी नदी जो है हमारा ये ब्रह्म है ना, ये जो है ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वहाँ से निकलती है, दक्षिणी है ना, पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से निकलती है और निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच, कर्नाटक ऊपर है और नीचे तमिलनाडु है, तो दोनों से होकर के जाती है। ये जो है कावेरी नदी केरल से भी होकर के जाती है, लेकिन विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है। अब आते हैं कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वरम पहाड़ी से निकल, थोड़ा ऊपर जो है ऊपर से निकलती है महाबलेश्वरम से। और इसमें आप एक और देख लीजिए कि ये गोदावरी नदी जो है वह त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है, होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह सब पश्चिमी घाट का जो नदी सब है। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राज्य एवं केंद्र शासित। अब ये देखिएगा, तुलबुल परियोजना यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। यहाँ देखिएगा तुलबुल परियोजना जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, जम्मू कश्मीर में यह तुलबुल परियोजना स्थित है। यह तुलबुल परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर, कौन से नदी? तुलबुल परियोजना कौन से नदी पर है? झेलम नदी पर, सॉरी, झेलम नदी पर है। तुलबुलाता रहता है, अलबलाता रहता है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, झेलम नदी पर, सॉरी। अब आते हैं, आपको हम बता दें कि झेलम नदी के नीचे कौन सा नदी है? या देखिएगा कि झेलम नदी के नीचे कौन सा नदी है? झेलम नदी ऊपर, सबसे पहले ऊपर झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलता है। शेषनाग झील से यहाँ पर देखिएगा जम्मू कश्मीर में ही है, तो वहाँ से निकलता है और जा कर के ये सिंधु नदी में मिल जाता है। यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ जो है मानसरोवर से सिंधु नदी ऐसे निकल करके आती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी और नीचे से सतलज नदी निकलती है। और इसके बाद यहाँ 3 नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश से 3 नदी निकलता है। देखिएगा यहाँ पर कि एक है झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर होते हुए और वह
जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो है रावी नदी यहाँ पर आती है और फिर जा कर के मिल जाती है सतलज सिंधु नदी में। और ब्यास नदी जो है यह आकर के सतलज नदी में मिल जाती है। और यहीं से हमारा जो है एक नहर निकलता है, इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर निकलता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे। अब आते हैं कि ये शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी से। आपको हम बता दें कि ये जो है मेरा भारत है ना, ये मेरा भारत है। मान लीजिए ये नक्शा तो ठीक से बना नहीं, आपको समझाने के लिए। लौटते मानसून से, यह 32 नंबर क्वेश्चन का था कि लौटते हुए मानसून, यहाँ से जब मानसून आता है और लौटता है तो लौटते हुए मानसून से यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून जो हो गया, ये मानसून हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है हमारा पूरे भारत में जून जुलाई में वर्षा होती है। यहाँ देखिएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एगो बंगाल की खाड़ी और एक जो है अरब सागर के जो शाखा में, दो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है बढ़ जाती है और ये जो है इधर पश्चिमी घाट में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ते जाती है और दिल्ली तक और उत्तराखंड तक जाती है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा है वो जो है मेघालय से लेकर यहाँ पर आराकाम पर्वत है, मेघालय से लेकर के आराकाम होते हुए टकराती है और आसाम वगैरह में होते हुए बिहार वगैरह में वर्षा कराती है। ये सब यहाँ आकर के इधर से बिहार वगैरह में होते हुए आती है और दिल्ली तक जाती है। यहाँ पर फिर वर्षा होता है और वर्षा होने के कारण वर्षा होता है और फिर ये दिल्ली में आकर के वर्षा जो है मानसून रुकी हुई रहती है। आने के बाद सबसे पहले जो है यह पहुंच जाती है। याद रखिएगा, एक जगह क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सबसे पहले कौन सा मानसून वहां पर पहुंच जाती है भारत में। तो सबसे पहले देखिएगा कि पश्चिमी घाट वाला जो मानसून है वह पहुंच जाती है, अरब सागरीय मानसून। और ये बंगाल की खाड़ी वाली जो है वह थोड़ा देर से पहुंचती है और यह स्पीड में जाती है और इसको इधर जो है ना धक्का देती है, तो यहाँ पर फिर से वर्षा होने लगता है, ये राजस्थान वगैरह में। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए ये जो वर्षा के दिन में, ठंडी के दिन में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहने का मतलब कि भूमध्य सागर है ना, और भूमध्य सागर देखिएगा, भूमध्य सागर जो है हमारा अफ्रीका और यूरोप के बीच में, और भारत मेरा यहाँ पर है। समझिएगा कि यहाँ पर मेरा भारत है, तो यहाँ से होते हुए आती है और यहाँ जो है हिंदू कुश पर्वत में टकराते हुए और हिंदू कुश हिमालय पर्वत में और यहाँ आकर के वर्षा कराती है ठंडे के दिनों में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा ये सब में कराती है, जिसको हम ये दवा टॉनिक है ना, ये गेहूं का टॉनिक जो होता है उसको हम गेहूं के टॉनिक के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कि गेहूं के फसल के लिए यह बहुत ही लाभदायक ये जो है विक्षोभ होता है जिसमें बारिश होती है थोड़ा मोड़ा। अब देखिएगा कि आगे हम बता दें कि अगला क्वेश्चन आपको हम बता दें कि अगला डिस्कशन देखिएगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से आपको हम बता दिए हैं कि इधर हुआ है वर्षा है ना, चेरापूंजी वगैरह में, मेघालय वगैरह में, असम वगैरह में, बिहार वगैरह में होता है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। देखिएगा इसमें किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता का। विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसके बाद विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसके बाद उपासना जो हम लोग करते हैं उसकी स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारे
प्रस्तावना में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। चलिए अब आगे फिर हम बताएंगे। अभी हम इस वीडियो को जब लंबा हो जाएगा इसीलिए हम अभी रोक देते हैं। आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा उसको कमेंट लिखना भी नहीं भूलिएगा। आगे हम फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे।